फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है जब भी आप साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति, स्पेशली साइंस वाला हर व्यक्ति पहले फोर्स की बात करता है। और फोर्स जो होता है, जो बल जो है वो डिफाइन कैसे किए जाते हैं, स्पेशली इस वीडियो में हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि हमारा फोर्स क्या है। यह मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, मेरा उद्देश्य होगा कि मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूं कि न्यूटन के जो गति के जो 3 नियम हैं वो कैसे कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेरा इस वीडियो का जो दूसरा उद्देश्य होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने का होगा कि वह कैसे आपको बल और ग्रेविटेशनल बल दोनों में कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उद्देश्य है मेरा वो होगा आपको कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट क्या है। तो मास और वेट को लेके भी हम चलेंगे। इस वीडियो का मेरा एक उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आपको न्यूटन के तीनों गतियों के जो नियम हैं, जो ऑल 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स मोशंस, कि हम अपने डेली लाइफ में उनका किस पर इस्तेमाल कर सकते हैं या डेली लाइफ में हमारे वो कहाँ कहाँ लगते हैं, अननोनली या नॉनली, हमें पता है या पता नहीं भी है। इस वीडियो में जो एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि आप वही मास और एक डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइड को देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रॉली को रोल कर रहे हैं, तो एक दूसरा बॉक्स को उठा रहे हैं। ये उठाना या ट्रॉली को रोल करना यानी धड़काते हुए ले जाना, इसके पीछे कारण क्या है? सिंपली आपसे अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे इसके पीछे कारण जो है वो फोर्स है, क्योंकि आप या तो फोर्स को उठा रहे हैं या रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स होता है या तो पुश करता है या पुल करता है। ये 2 तरीके से आप फोर्स को यदि किसी वस्तु के ऊपर जो कुल फोर्स टोटल या जिसको नेट फोर्स कहते हैं, यदि वो इस प्रकार से लग रहा हो कि सभी डायरेक्शंस के यदि मिला के नेट फोर्स देखा जाए तो उसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, वो जीरो हो रहा हो, कैंसिल कर रहा हो। जैसे इस वीडियो में देखें कि 100 न्यूटन से दोनों अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर एक साइड में एक और ऐसा ही डेमोन्स्ट्रेशन किया है, यहाँ 200 न्यूटन के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में जब नेट फोर्स 0 होता है वहाँ पर आप बैलेंस फोर्स के नाम से उसको जानते हैं। हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही है जब दोनों या जितनी तरफ से भी फोर्स लग रहे हैं उनके मान इक्वल ना हो या नेट रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं अलग अलग हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में जो हमारा फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। यानी बैलेंसिंग फोर्स, अनबैलेंसिंग फोर्स एक जैसे ही हैं, अंतर केवल इतना है कि एक में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, एक में अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत उपयोगी हैं। कैसे पता चलेगा? जब स्पीड बढ़ जाती है या स्लो हो जाती है या डायरेक्शन चेंज होती है या गति चेंज होती है, इन 3-4 घटनाओं में से यदि कुछ भी हो रहा है तो आप कहेंगे कि वहाँ पर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। इसका आप ध्यान देंगे तो अनबैलेंस फोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी को हम बड़ी सिंपल भाषा में कहें तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जो एक्सेलरेशन या गति प्रदान करने में मदद करता है। इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। एक तरफ जैसे अभी ये बॉल दिख रही है तो एक तरफ 9 न्यूटन का फोर्स है, तो एक तरफ 6 न्यूटन का फोर्स है, यानी अनबैलेंस फोर्स है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, जैसे चली जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, किससे मापते हैं। तो बहुत अभी जैसे बार बार मैंने न्यूटन शब्द इस्तेमाल किया कि इतने न्यूटन, इसका मतलब है कि जो हमारा फोर्स है उसको मेजर करने वाली जो यूनिट है वो यूनिट कहलाती है न्यूटन। और 1 न्यूटन के लिए हम वही कहते हैं कि 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और यदि 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है तो इसमें जितना रिक्वायर्ड फोर्स होगा उसको हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। देखने वाले हैं इसमें देखेंगे कि एक रोलर पे
सडनली वो रुकता है और उस पर खड़ा हुआ व्यक्ति आगे गिर जाता है। ये क्यों हो रहा है आप जानते होंगे, लेकिन इस घटना को होने में जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है उसको हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। अब न्यूटन का पहला नियम कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि ऑब्जेक्ट जब सडनली रुका तो चूँकि ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है उस पर ब्रेक लग गया, लेकिन उस पर खड़े हुए जो व्यक्ति है उसकी बॉडी पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, कोई ब्रेक नहीं लगा, तो वो उसी मोशंस में रहा। यहाँ पर मैं 3 और फोटोज आप देख रहे हैं। एक ट्रॉली है जिस पे एक सूटकेस रखा है, एक नीचे एक कार का फोटो है जिसमें एक कप रखा है, और एक स्पेस में एक टेनिस बॉल है। यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ये ट्रॉली मूव करती रही और अचानक से रुक जाए तो क्या होगा उस बॉक्स का, या ये जो कार है, कार में जो कप रखा है, यदि कार चलती हुई कार अचानक से रुक जाए तो क्या होगा कप का, या जो टेनिस बॉल है यदि कहीं स्पेस अचानक से रुक जाए आउटर स्पेस में तो हम फेंकते हैं, आउटर स्पेस में यदि हम फेंक देते हैं तो क्या होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते तो आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे ही ट्रॉली अगर अचानक से रुक गई चलती हुई तो उस पर रखा हुआ सूटकेस आगे की ओर बढ़ जाएगा, जैसा कि अभी पहले हुआ था कि वो व्यक्ति चला गया था। अगर कार के बात करेंगे तो वह भी खिसक जाएगा। ऐसी आउटर स्पेस में यदि हम टेनिस बॉल की कहेंगे तो वो भी अलग चली जाएगी। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको जानने के पहले अभी हम एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि यहाँ पर एक नीले रंग की कार है। नीले रंग की कार एक किसी सामने कोई वस्तु आ जाती है, उससे टकराती है। तो टकराती है तो उसका जो ड्राइवर है वह इस एक्सीडेंट में कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार तो सडनली रुक गई, पर अगर ड्राइवर ने तो वो आगे की ओर चला गया होगा। दूसरा एक बॉक्स है जहाँ एक वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, जहाँ पर एक कार्ड, लाल रंग के कार्ड के ऊपर कुछ कॉइन रखे हैं और सडनली एक व्यक्ति अपनी हथेली से उसको धक्का देता है तो वो सारे कॉइन नीचे रखे हुए ग्लास में गिर जाते हैं। नीचे एक और रोड पर एक बाइक से जा रहा है और अचानक से कुछ आता है उसके सामने तो बाइक एक्सीडेंट कर जाती है, तो बाइक तो वहीं गिर जाती है लेकिन वह व्यक्ति जंप कर जाता है। एक और एनिमेशन चल रहा है जहाँ पर एक व्यक्ति कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इनर्शिया को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनर्शिया कैसे आता है। न्यूटन समझते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन में मूव कर रहा है, तो वह यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा, यानी एक समान गति से आगे बढ़ता रहेगा, वाला कोई बाहर से बल ना लगाया हो। या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है तो वह वस्तु भी स्थिर अवस्था में रखी रहेगी जब तक कि उसको कोई पुश या पुल ना कर रहा हो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर जब तक नहीं लगेगा तब तक वह वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलती है। ऐसे ही कंडीशंस को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यहाँ पर नेट फोर्स का मतलब फिर वही है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिक सम के रूप में जब हम एडिशन कर देते हैं तो उसके बाद एक दूसरे के अपोजिट लगने वाले फोर्स कैंसिल कर हो जाते हैं। यदि उनमें अनबैलेंस फोर्स है तो जिसका मान ज़्यादा होगा वो एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में, या वेक्टर एल्जेब्रिक सम कहना चाहिए, उसके फॉर्म में जो। अब हम तीसरी न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ है इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को समझते हैं। एक वर्ड आया है इनर्शिया, जड़त्व जिसको हिंदी में कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जब आप इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। और जड़ आप जानते हैं किसी पेड़ की जो जड़ होती हैं जो ज़मीन के अंदर उसको पेड़ को खड़े रहने में मदद करती हैं, यानी जो उसके त्वरण को, किसके त्वरण को, पेड़ त्वरण का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी उसकी गति को रोक देता है, यानी उसको स्थिर करने में मदद करता है, उसको हम कहते हैं जड़, जड़त्व। तो यह जो जड़त्व है यह हर वस्तु के लिए वैसे ही काम करता है कि उसको रोकने का काम करता है, उसकी अवस्था, उसकी स्टेट को चेंज होने से रोकने में मदद करता है या उसका अपोज करता है। और यह जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया उसको रजिस्ट करता है उसकी स्टेट में चेंज करने से। अब यहाँ पर फिर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि एक सामने से कार है और एक दूसरा कार आती है जिसके ऊपर एक लैडर रखी हुई है, एक सीढ़ी रखी हुई है। जब कार टकराती है तो सीढ़ी आगे की ओर फिक जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा है कि एक समान गति से, तो कार पर ब्रेक लगाया तो कार तो रुक गई, लेकिन उसके ऊपर जो वो बंधा नहीं होगा तो चूंकि उसके ऊपर ब्रेक उतनी जल्दी नहीं लगा, वो मोशन में ही रहा, तो कार रुक गई लेकिन वह उसी मोशन में आगे की ओर फिक जाता है। एक और इम्पोर्टेंट,
यहाँ ये समझाना बहुत आवश्यक है कि जब भी आप कोई कार ड्राइव करते हैं या कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है। यदि इस व्यक्ति ने सीट बेल्ट पहना होता तो आप देखते कि जब ये कार एक्सीडेंट कर रही है किसी चीज़ से तो वह उससे बाहर फिक जा रहा है, लेकिन यदि उसने सीट बेल्ट पहना होता तो वह उससे ही बंधा रहता। तो सीट बेल्ट नहीं पहनने से ऐसा हो गया कि कार तो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ठहरती दिख रही है, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति गति में ही है, वो मोशन कर रहा था, उसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं लग पाया तो वो उस गति में ही आगे की ओर फिक जाता है। तो अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूटन के पहले नियम की, अब हम यहाँ से न्यूटन के दूसरे नियम की बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक लैब एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं, आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक येलो रंग का एक बॉल अनबैलेंस होकर रोल करता हुआ आता है और एक बॉक्स से टकराता है तो बॉक्स आगे की ओर खिसक जाता है। यानी बाहर से जो इस पर जो एक रोल करता हुआ बॉल आया वो एक एक्सटर्नल फोर्स का काम किया, लेकिन जो बॉक्स रखा हुआ था वह बॉक्स आगे की ओर चेंज हो गया, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन चेंज हुआ। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ है कि जब किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल लगता है तो उसके अवस्था में या उसके मूवमेंट में जो चेंज होता है वो उसके ऊपर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जिस दिशा से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे हम एग्जाम्पल न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में ले रहे हैं। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपको डायरेक्टली कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जब आपके मूवमेंट में चेंज होता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जैसे कि उसकी चल रही है। पर फॉर्मूला बनता है F = ma। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मुलेशन है, बल बराबर मास गुणे त्वरण, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी सारी चीज़ों को हमने दिखाया। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। और इम्पोर्टेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें एक्शन रिएक्शन के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि हमारे लाइफ कुछ भी हो रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूटन थर्ड लॉ का ही काम है। अभी हमने फर्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। यानी आप मान लीजिए सीधे खड़े हैं, लेकिन आप जब चलना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, ताकि जब आपकी बॉडी के द्वारा अर्थ पर यानी धरती पर लगाया गया जो बल है उसका रिएक्शन फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है वो यदि आपकी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी तो आप चलने लगते हो। ज़्यादातर चीज़ें आपकी अनबैलेंस फोर्स और न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा ही हो रही होती हैं। ये सारे चीज़ें न्यूटन थर्ड लॉ के अनबैलेंस के बारे में ही बता रही हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा सकता है। और इन अनबैलेंस फोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको, जैसे इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखें कि ये व्यक्ति चल रहा है तो घुटने मुड़े हुए हैं, अनबैलेंस है। जो तैरते समय भी आप अनबैलेंस ही होते हैं, एक्चुअली में अपने हाथों को चलाते रहते हैं, पैरों को चलाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं।